आज मैं भी आपके साथ इस घर से बाहर चलूंगी। ठीक है ममता, अगर तुम बाहर चलना ही चाहती हो तो जैकेट पहन लो क्योंकि बाहर बहुत ठंड है। अब ममता जैकेट पहन लेती है और राजेश के साथ अंडरग्राउंड घर से बाहर आती है। वो अपने पार्किंग से कार निकालता है और दोनों मिलकर बाजार घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। चलते चलते ममता को फूल बेचती हुई वर्षा दिखाई देती है। ममता फूल देखकर कहती है, देख रहे हो जी, वो लड़की कितने सुंदर सुंदर फूल बेच रही है। चलिए ना, हम अपने लिए भी फूल खरीदते हैं। ठीक है ममता, और उसे कुछ पैसे ज्यादा ही दे देना क्योंकि देख रही हो ना उसके पास स्वेटर नहीं है। वो ठंड में किस तरह कमाकर फूल बेच रही है। हाँ जी, चलिए। अब राजेश गाड़ी पार्क करके ममता के साथ वर्षा के पास जाता है। तब ममता कहती है, बेटा जरा मुझे भी ये 10 रुपए के गुलाब के फूल और थोड़े से मोगरे के फूल देना। जी मैं अभी देती हूँ। अब वर्षा ममता को फूल देती है। ममता उसे पैसे देती है और राजेश और ममता कार में बैठकर वहां से चले जाते हैं। ममता मॉल जाकर अपनी कुछ शॉपिंग करती है। तब तक उसे भूख लग जाती है और वो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं। तभी ममता देखती है कि फूल वाली लड़की वहां उस रेस्टोरेंट में पोछा लगा रही थी। तभी ममता उसके पास जाती है और कहती है, अरे बेटा, तुम तो सुबह फूल बेच रही थी ना, और अभी यहाँ पोछा लगा रही हो। हाँ आंटी जी, दरअसल हम बहुत गरीब हैं और मेरी माँ और मेरे छोटे भाई का खर्च मैं ही चलाती हूँ। इसीलिए मुझे अलग अलग काम करके रोज पैसे कमाना पड़ता है ताकि मैं सबको खाना खिला सकूँ। ऐसे कहकर वर्षा फिर से पोछा लगाने में लग जाती है। ममता और राजेश भी खाना खाकर वहां से चले जाते हैं। अब रात को घूम कर फिर कर जब राजेश और ममता अपने घर की तरफ वापस जाते हैं तो वर्षा उन्हें बस स्टॉप पर अपनी माँ और भाई के साथ बैठी बातें करते हुए दिखाई देती है। ये देखकर ममता कहती है, ये तो वही फूल वाली लड़की है ना। हाँ भाग्यवान लगता है। ये यही फुटपाथ के किनारे रहती है। देखो सारा दिन मेहनत करने के बाद भी वो अपने परिवार वालों के साथ कितनी खुश दिखाई दे रही है। फिर वो अपने घर आ जाते हैं। रात को ममता अपने कमरे में लेटी हुई राजेश से कहती है, वो फूल वाली लड़की कितनी सुंदर थी ना, और साथ ही कितनी संस्कारी लग रही थी। मुझे तो ऐसी ही बहू चाहिए अपने बेटे के लिए। हाँ ममता, लड़की तो मुझे भी अच्छी लगी। हम कल ही जाकर उस फूल वाली से बात कर लेते हैं। अगले दिन वो लोग फुटपाथ पर वर्षा की माँ के पास जाते हैं। वर्षा वहां पर नहीं थी। ममता उनसे वर्षा के रिश्ते की बात करती है। ये सुनकर माधवी चौंक जाती है और कहती है, जी आप इतने बड़े लोग हैं, हम गरीबों के यहाँ रिश्ता करेंगे? मेरी बेटी के तो भाग ही खुल जाएंगे। बहन जी आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आपकी बेटी और मेरे बेटे का रिश्ता पक्का समझिए। अब मैं बारात लेकर आऊंगी, एक जोड़ी कपड़े में बेटी विदा कर दीजिएगा बस आप। ममता और राजेश रिश्ता पक्का करके अपने घर वापस आ जाते हैं। फिर ममता अपने छोटे बेटे को सारी बातें बताती है। ये सुनकर वो कहता है, माँ, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं किसी राह चलती लड़की से शादी नहीं करूंगा। सुमित, तुम्हारी माँ का ही नहीं, ये मेरा भी आखिरी फैसला है कि तुम्हें शादी उसी से करनी पड़ेगी। अब सुमित प्रेशर में आकर शादी के लिए हाँ कह देता है। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है और सभी लोग अपनी कारों को सजाकर बारात लेकर वर्षा को लेने निकल जाते हैं। और इस तरह सुमित और वर्षा की एक मंदिर में शादी हो जाती है और वर्षा विदा होकर अपने ससुराल के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर बाद वो लोग एक छोटे से घर के सामने पहुंचते हैं। तब ममता कहती है, बेटी यही तुम्हारा ससुराल है, चलो अंदर चलते हैं। छोटे से घर को देखकर वर्षा अपने मन में कहती है, छोटा सा घर, लेकिन माँ तो कह रही थी कि ये करोड़पति लोग हैं, तो फिर इतना छोटा घर कैसे? वर्षा ठंड की वजह से कांप रही थी। अब ममता अपनी सास के साथ अंदर जाती है और ममता उस छोटे से घर का अंडरग्राउंड सीक्रेट दरवाजा खोलती है और कहती है, आओ आओ वर्षा बहू, अंदर आओ। माँ जी, इस दरवाजे के अंदर हमारा घर है? हाँ हाँ बेटा, आओ मैं तुम्हें सब बताऊंगी। अब पहले बाकी लोग घर के अंदर चले जाते हैं। फिर लास्ट में ममता और वर्षा सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। तब वर्षा देखती है कि सीढ़ियों के नीचे उतरकर अंदर एक बहुत आलीशान बंगला हॉल में शानदार फर्नीचर लगे हुए हैं और आसपास ढेर सारे नौकर वर्षा के स्वागत के लिए फूल और आरती की थाली लेकर खड़े हुए हैं। फिर उसे महसूस होता है कि उसे अंदर ठंड बिल्कुल नहीं लग रही है। तभी नौकरानी उषा कहती है, आइए आइए बहू रानी, आपका हमारे घर में स्वागत है। ऐसा कहकर उषा वर्षा की आरती उतारती है। तभी वहां पास खड़ी वर्षा की जेठानी निधि कहती है, माँ जी, आपने वर्षा को बता दिया है ना कि हम यहाँ अंडरग्राउंड घर में क्यों रहते हैं? निधि बहू, अभी तो वो आई है, पहले उसे घर तो दिखाने दो, मैं उसे सब बता दूंगी, तुम चिंता मत करो। तभी सुमित मुंह बनाते हुए कहता है, ठीक है माँ, मैं अपने बेडरूम में जा रहा हूँ। वैसे भी मैं थक गया हूँ, मुझे आराम करना है। ऐसा कहकर सुमित अपने बेडरूम की तरफ चला जाता है। तब ममता उषा से कहती है,
उषा, ममता बहू को जरा हमारा सारा घर तो घुमा दो, वो पहली बार आई है। पहले वो घर घूम ले, तब मैं उसे यहाँ रहने की वजह बताऊंगी। जी मैम साहब, मैं अभी घुमा देती हूँ। चलिए छोटी मैम साहब, मैं आपको घर की सैर करा दूं। उसके बाद घर के बाकी लोग भी अपने अपने बेडरूम में चले जाते हैं। तब उषा वर्षा को घर की सैर कराने ले जाती है। हॉल से निकलकर फिर वो एक बहुत बड़े हॉल में आते हैं। आइए छोटी मालकिन, ये देखिए घर का दूसरा हॉल है। कम से कम ऐसे 10 हॉल हैं इस घर में। यूज तो बस एक ही दो होते हैं, बाकी तो बस खाली ही पड़े रहते हैं। वर्षा अपनी नजर उठाकर चारों तरफ देखती है। हॉल में बड़े बड़े झूमर लगे थे, बहुत शानदार फर्नीचर लगा हुआ था। वो घूम घूम कर हॉल को देख रही थी और अपने मन में सोच रही थी। हे भगवान, इतने बड़े और शानदार हॉल तो मैंने अपनी जिंदगी में आज तक कभी नहीं देखे। कहाँ मैं एक फुटपाथ पर रहने वाली लड़की महलों की बहू बन गई हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। तब उषा कहती है, आइए छोटी मालकिन, अब मैं आपको वार्डरोब रूम दिखाती हूँ। ऐसा कहकर उषा सामने एक बहुत बड़े कमरे में जाती है जहां बहुत सारे स्टैचू लगे हुए थे और उसमें बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस टंगी हुई थी। साथ में वहां बहुत सारे कबर्ड भी बने हुए थे। उषा कबर्ड खोल